Hello everyone, my name is Soham Basak and I have cleared NEET 2021 with an overall score of 668 marks out of 720 and with an All India rank of 1788. So in this video, I would be talking about the best strategy which I followed to crack NEET in my first attempt itself. सो लेट्स स्टार्ट। तो मेरा जो नीट में क्वेश्चन सॉल्व करने का स्ट्रैटेजी था, ये मैंने किसी से सुन के या किसी का देख के ऐसे फॉलो नहीं किया था। ये मैंने अपने आप रियलाइज़ किया था आफ्टर गिविंग अ लॉट मैनी टेस्ट। तो जैसे कि आप सबको पता होगा, नीट इज़ नॉट अबाउट ओनली स्टडिंग फॉर 2 और मे बी 3 years एंड गिविंग द फाइनल पेपर ऑन द फाइनल एग्ज़ाम डे। नीट क्रैक करने के लिए हमें लगातार बहुत सारे मॉक टेस्ट और क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना पड़ता है ऑन ए रेगुलर बेसिस। तो जैसे मैं मॉक टेस्ट देता था और उनको चेक करता था, वैसे वैसे मुझे पता चलता था कि मुझे पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, मुझे कौन से सब्जेक्ट में कितना टाइम लगता है, कौन से पेपर मुझे ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है और कौन से सब्जेक्ट में मेरा टाइम सबसे ज़्यादा वेस्ट हो रहा है क्वेश्चन पे। तो उसके बेसिस पे मैंने अपना पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी अच्छे से सोच के और टाइम डिवोट करके मैंने एक फ्रेम किया था, ताकि मुझे ऑन द फाइनल नीट डे पे कोई प्रॉब्लम ना हो। और मैंने अपने लास्ट 2 महीने में मैंने जितने भी पेपर सॉल्व किया था और जितने भी मॉक टेस्ट मैंने दिया था, मैंने यही स्ट्रैटेजी बार बार उसको फॉलो किया था, ताकि मुझे उस पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी का एक हैबिट हो जाए और फाइनल डे पे मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो पेपर अटेम्प्ट करने में या नीट के उस एग्ज़ाम प्रेशर के वजह से। मैंने नीट में पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी में सबसे पहले बायो सॉल्व किया था, उसके बाद मैंने केमिस्ट्री सॉल्व किया था और फाइनली मैंने फिज़िक्स सॉल्व किया था। मेरे साथ मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे जिन्होंने नीट 2021 दिया था, उन्होंने भी मोस्टली यही स्ट्रैटेजी फॉलो किया था। लेकिन मैं ऐसा नहीं बोलता कि ये स्ट्रैटेजी इज़ द बेस्ट स्ट्रैटेजी टू फॉलो। ये टोटली पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि अगर किसी को सबसे ज़्यादा बायो में कॉन्फिडेंस हो तो पहले वो बायो करने की कोशिश करता है, ताकि उसका मोस्ट प्रोडक्टिव ब्रेन, जबकि हम लोग एग्ज़ाम के स्टार्टिंग में होता है, ताकि वो मोस्ट सारे क्वेश्चंस स्टार्टिंग में सही कर पाए विदाउट एनी मिस्टेक इन द लीस्ट टाइम। और अगर किसी का फिज़िक्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, वो पहले फिज़िक्स अटेम्प्ट करता था ताकि वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाए इन द लीस्ट टाइम, क्योंकि पेपर के आखिरी में हमारा ब्रेन सैचुरेट हो जाता है और हमारा मोस्टली प्रोडक्टिविटी कम हो जाता है। तो हम लोग वही सब्जेक्ट करते हैं लास्ट में जिनमें हमें टाइम ज़्यादा लगता है या जिनमें हम टाइम ज़्यादा देना पड़ता है। मेरे लिए मुझे फ़िज़िक्स में ज़्यादा टाइम देना पड़ता था, तो मैंने फ़िज़िक्स को लास्ट के 1.5 आवर्स में सॉल्व किया था। और मैंने बायो टोटल 25 मिनट्स में सॉल्व किया था और 5 मिनट मैंने OMR के लिए दिया था बायो में। और उसके बाद मैंने केमिस्ट्री सॉल्व किया था, जिससे मुझे ऑलमोस्ट 40 to 45 मिनट्स जितना देना पड़ा। और उसके बाद 5 to 10 मिनट मैंने OMR के लिए दिया था केमिस्ट्री को। मैं OMR सब्जेक्ट वाइज भरता था, मैं लास्ट के लिए OMR नहीं छोड़ता था। जैसे मैंने बायो सॉल्व कर लिया, बायो वाला सेक्शन, तो उसके बाद तुरंत मैं बायो का OMR भर देता था। फिर मैं एक बार चेक कर लेता था और उसके बाद अगले सब्जेक्ट में जाता था और वही स्ट्रैटेजी फॉलो करता था। तो अगर इंडिविजुअल सब्जेक्ट की वाइज बात करें हम लोग, तो मैं सबसे पहले बायो सॉल्व करता था, क्योंकि बायो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। और सेकेंडली बायो नीट में टोटल 50% मार्क्स कैरी करता है, मतलब आउट ऑफ 720 मार्क्स 360 मार्क्स बायो से हम लोग स्कोर कर सकते हैं। और थर्डली इज़ दैट बायो में हिट एंड गो क्वेश्चंस होते थे, मतलब डायरेक्ट NCERT के लाइंस उठा के आ जाते थे बायो में। और कुछ मैच द कॉलम वाले क्वेश्चंस होते थे जो भी NCERT में ही छुपे होते थे, उनके इंफॉर्मेशन हमें बस उसी को अप्लाई करके सिलेक्ट करना होता था। मतलब बायो में अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन आए जिनके बारे में हमें कुछ पता नहीं हो, तो हम लोग उसमें कोई तुक्का नहीं लगा सकते थे। मतलब क्वेश्चन अगर आता हो तो आता था, नहीं तो हमें छोड़ना पड़ता था। लास्ट 2 ईयर में नीट ऐसा हुआ है कि बायो में मोस्टली
90% जितने भी क्वेश्चंस हैं, 90 to 95% क्वेश्चंस डायरेक्टली एनसीईआरटी के लाइन्स ही थे, और 5% क्वेश्चंस वो भी ऑप्शनल वाले थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस थे, जिन्हें हमें थोड़ा एनसीईआरटी का ही कॉन्सेप्ट था, लेकिन उसमें थोड़ा हमें लॉजिक लगा के सॉल्व करना था। तो मतलब ऑलमोस्ट 2 से 3 क्वेश्चंस ऐसे थे जो लॉजिकली बट एनसीईआरटी का ही इंफॉर्मेशन था जिसे हमें सॉल्व करना था। और इसीलिए मैंने अपना पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी में बायो को सबसे पहले रखा था। और जब भी मैं अपने मॉक टेस्ट देता था, तो मॉक टेस्ट में ऐसा होता है कि हम लोग कोई भी इंस्टीट्यूट का अगर मॉक टेस्ट या कोई भी हम लोग अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, उसमें कोई भी सब्जेक्ट हो, उनमें थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। तो बायो में भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते थे जो कि आउट ऑफ एनसीईआरटी होते थे, या फिर उनका हमें कोई इन्फॉर्मेशन एनसीईआरटी में या कहीं से भी पता नहीं होता था। तो मैं उन क्वेश्चंस को क्या करता था, उनको ज़्यादा मैं फोकस नहीं करता था उन पे, मैं इग्नोर करता था उन क्वेश्चंस को। लेकिन जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस डायरेक्टली आते थे, मैं हमेशा ट्राई करता था कि मेरे से वो क्वेश्चन किसी भी हाल में गलत नहीं होना चाहिए। और अगर कभी सिली मिस्टेक के वजह से या किसी और रीज़न के वजह से मैं उन क्वेश्चन को अगर गलत करता था, तो मैंने अपना एक करेक्शन नोटबुक बनाया था, जिसमें मेरे जब क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो जाता था 3 घंटे का, उसके बाद मैं जब क्वेश्चन पेपर अपना रीचेक करता था, तो तब मैं उस क्वेश्चन को अलॉन्ग विद द ऑप्शंस लिख लेता था, और वो रीज़न भी लिख लेता था जिसके वजह से मैंने वो क्वेश्चन का रॉन्ग ऑप्शन मैंने मार्क किया हो, ताकि अगर कभी वो क्वेश्चन वापस फ्यूचर में किसी दूसरे क्वेश्चन पेपर में रिपीट हो, मैं वो गलती दोबारा ना करूं। तो नीट इज़ नॉट जस्ट अबाउट सॉल्विंग द क्वेश्चन पेपर, हमें वो क्वेश्चन पेपर से काफ़ी कुछ सीखना पड़ता है। हमें वो क्वेश्चन से देखना पड़ता है कि हमारा वीक पॉइंट कौन सा है किसी टॉपिक में, और उसी वीक पॉइंट पे हमें फोकस करके उसको हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाना होता है, ताकि हमें अगले पेपर में वो पॉइंट अगर वापस कोई उस पॉइंट से अगर वापस कोई क्वेश्चन आए, ताकि वो हमारा वापस गलत नहीं होना चाहिए। सो नेक्स्ट इज़ माय केमिस्ट्री अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी। मैं बायो के बाद डायरेक्टली केमिस्ट्री पेपर सॉल्व करता था। तो केमिस्ट्री पेपर सॉल्व करने के लिए मैंने एक माइंडसेट बना के रखा था कि मुझे केमिस्ट्री पेपर 2 राउंड में सॉल्व करना है। मैंने केमिस्ट्री पेपर टोटल 45 मिनट्स में सॉल्व किया था, जिनमें से मैं पहले राउंड में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सॉल्व करता था। इन लाइक अबाउट 20 मिनट मैंने नीट पेपर में सॉल्व किया था ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक, और सेकेंड राउंड में मैं फिजिकल केमिस्ट्री सॉल्व करता था, which I took almost about 25 minutes for solving in the final NEET paper. मैंने ऐसा स्ट्रैटेजी इसलिए रखा था क्योंकि जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है, वो मेनली उनके क्वेश्चंस हम लोग एनसीईआरटी के नॉलेज से या कॉन्सेप्ट से डायरेक्टली विदाउट रिक्वायरिंग मच कैलकुलेशन हम लोग सॉल्व करते हैं। लाइक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी इज़ अ बाइबल, सारे क्वेश्चंस उसी एनसीईआरटी के लाइन से ही आते हैं। अगर आपने एनसीईआरटी फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ा हो, आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सॉल्व करने के लिए मैक्सिमम 7 to 8 मिनट जितने लगने चाहिए। और फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो भी जितने भी एनसीईआरटी के रिएक्शंस है और जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है, उन्हीं से घुमा के वो लोग क्वेश्चंस बनाते थे नीट में। तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इजीली कम टाइम में सॉल्व हो जाता था। तो सेकेंड राउंड में मैं फिजिकल केमिस्ट्री सॉल्व करता था। मैंने फिजिकल केमिस्ट्री को सेकेंड राउंड में इसीलिए रखा था क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में टोटल 2 टाइप के क्वेश्चंस होते थे। एक तो न्यूमेरिकल टाइप्स, जिसमें हमें फॉर्मूला का यूज़ करके उनके बेसिस पे क्वेश्चन को अप्लाई करके हमें वो क्वेश्चन सॉल्व करना होता था। मैंने न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस को पहले राउंड में नहीं रखा था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मुझे पहले राउंड में कम टाइम मिलने के कारण वो क्वेश्चंस मेरे किसी भी हालत में गलत हो। फिर न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस के बाद हमारे फिजिकल केमिस्ट्री में दूसरे टाइप के क्वेश्चंस होते थे, जो कि है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। इनमें 4 ऑप्शंस दिए होते थे, और जो ऑप्शंस डायरेक्टली एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट के बेसिस पे ही होता है,
लेकिन वो ऑप्शंस थोड़ा ट्विस्टेड होता है, जो कि आप इजीली नीट 2020 और 21 के पेपर में देख सकते हैं। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम डिवोट करना होता था, ताकि वो क्वेश्चन मेरा 100% सही हो और किसी भी हालत में मैं वो क्वेश्चन टाइम कम पड़ने की वजह से सिली मिस्टेक करके गलत ना कर दूँ। तो फाइनली केमिस्ट्री के बाद मैं जितना भी टाइम बचता था मेरा, मैं फिज़िक्स पेपर अटेम्प्ट करता था उसमें। और फिज़िक्स पेपर अटेम्प्ट करने के लिए मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाया था, जिसमें मैं फिज़िक्स पेपर को भी 2 राउंड में अटेम्प्ट करता था। पहले राउंड में मैं सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करता था जो मेरे से बहुत इजीली और जल्दी हो जाए और जिनमें मैं पूरे श्योरिटी के साथ मार्क कर सकूं। और सेकंड राउंड में मैं ऐसे टाइप के क्वेश्चंस करता था जो मुझे थोड़ा डिफ़िकल्ट लगा हो, या फिर जिनमें मुझे कैलकुलेशन करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़े। तो जैसा कि आपको पता होगा, नीट 2021 के पेपर में फिज़िक्स के क्वेश्चंस ज़्यादा हार्ड नहीं थे, लेकिन थोड़ा उनमें कैलकुलेशन ज़्यादा होने के कारण वो थोड़ा लेंदी पेपर बना था। तो मुझे फ़िज़िक्स सॉल्व करने में ऑलमोस्ट 1.5 आवर्स लगा था, इंक्लूडिंग बोथ द राउंड्स। उसके बाद मैंने फ़िज़िक्स का पेपर वापस एक बार रीचेक किया था और उसके बाद मैंने फ़िज़िक्स का OMR भर दिया था। स्टार्टिंग में मैं जब मॉक टेस्ट सॉल्व करता था, मैंने ये रियलाइज़ किया था कि मेरे हमेशा 100 से 120 मार्क्स कम आते थे मेरे एक्सपेक्टेड मार्क्स से ऑन द फाइनल रिज़ल्ट। तो बहुत सारे टेस्ट देने के बाद मैंने ये एनालाइज़ किया था, वो सारे सिली मिस्टेक्स इसीलिए होते थे क्योंकि वो एग्ज़ाम प्रेशर और वो टाइम लिमिट के वजह से मैं उन कीवर्ड्स को इग्नोर कर जाता था, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होता है ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैंने एक मेथड निकाला था जिससे मैंने 99% मेरा ये सिली मिस्टेक मैंने कम किया था। तो जब भी मैं पेपर देता था, मैं क्या करता था, मैं एक पेन लेके बैठता था, जिससे मैं वो की पॉइंट्स एनसर्कल कर लेता था जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं और हम लोग मेनली वो इग्नोर कर जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते थे जिनमें ये स्टेटमेंट लिखा रहता था, टेक द ऑप्शन विच इज़ नॉट रॉन्ग। तो नॉट रॉन्ग मतलब वो लोग हमसे करेक्ट ऑप्शन पूछ रहे हैं, तो मैं उसी नॉट रॉन्ग वाले वर्ड को मैं एनसर्कल करता था और उसके बाजू में एरो से लिख देता था आस्किंग अस फॉर करेक्ट ऑप्शन। तो ऐसे करने से मेरा ऑलमोस्ट जो सिली मिस्टेक था वो 99% मेरा फाइनल पेपर डे पे कम हो गया, जिसके वजह से मेरे फाइनल पेपर में 668 मार्क्स आना पॉसिबल हुआ। सो डू फॉलो माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन to get more updates and strategies like this related to NEET.